अभ्यर्थी का जो क्षेत्र सहायक का एग्जाम हुआ था 2025 के अंदर, वहाँ का सवाल है। तो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो PYQ है उससे रूबरू होने का भी आपको मौका मिलेगा, और यह भी पता चलेगा कि वर्तमान में क्वेश्चन का पैटर्न क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि फिलहाल जो बिहार के अंदर जो एग्जाम्स हो रहे हैं और उसमें मैथमेटिक्स का जो लेवल पूछ रहा है वो बहुत सारा उसमें चेंजेस देखने को मिला है, अलग तरीके से चीज़ों को जो है आपसे पूछा जा रहा है। जिसमें से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ देखिए बोला क्या गया है, बोला गया है कि दिए गए प्रश्न में अभिकथन ए कथन के बाद कारण आर का कथन दिया गया है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ देखिए, यह अभिकथन है और यह कारण है। ठीक है, अभिकथन क्या है? अभिकथन ए जो है, बोला है कि संख्या 5+√2 एक अपरिमेय संख्या है। 5+√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से समझिएगा, आपका 5 आपका तो परिमेय संख्या है, और √2 आपका क्या है? √2 आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √3 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, है ना, √2 हो गया। जिसका रूट के भीतर वैसा नंबर है जिसका वर्गमूल न निकले, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या फिर इस प्रकार का कोई नंबर आ जाए, ठीक है, डॉट 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 लगा हुआ, जिसको आप PYQ के रूप में, जिसको भिन्न के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, वो हमारा कहलाता है अपरिमेय संख्या। तो यह सब हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अगर 5 और √2 को देखें तो 5 परिमेय है, √2 अपरिमेय है। लेकिन जब हम 5 प्लस √2 करेंगे, यानी इन दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो यह दोनों मिलके हमारा क्या बन जाएगा? यह दोनों मिलके हमारा अपरिमेय बन जाएगा, यानी कि इरेशनल नंबर बन जाएगा। अब बोला है कि कथन 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ठीक है भाई, अपरिमेय तो है। अब इसका कारण दिया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। कारण में क्या बोला है कि एक परिमेय संख्या, यानी कि यहाँ पे 5 देख रहे हैं, और एक अपरिमेय संख्या यानी कि √2 है, इसका योगफल जो आएगा हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। तो यहाँ जो पहला अभिकथन है वह भी सही है, और इसका जो कारण आर दिया है वह भी सही है। कारण आर, इसके अपरिमेय होने का कारण क्या दिया कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको अपरिमेय संख्या मिलेगा, यानी इसका सही कारण यह वाला है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि विकल्प डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सवाल तो आपका मैथमेटिक्स था, लेकिन इसमें रीजनिंग वाला थोड़ा सा फ्लेवर था, जो आप पढ़ते हैं कथन और कारण के अंदर, कथन और निष्कर्ष के अंदर, वहाँ से चीज़ों को कनेक्ट करके आपसे पूछा गया है। और यह क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन आप तभी कर पाइएगा जब अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका जो है चीज़ों का क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। देखिए, यहाँ बताने निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या सबसे बड़ी है? तो आपको पहले भी बताया जा चुका है, बड़ी संख्या भिन्न के रूप में दिया जाता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, और छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या सबसे बड़ी है? सबसे बड़ा हमें निकालना है। एक बात जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर हम आपसे कहे, ठीक है, 8 में और 7 में कि बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे कि सर 8 बड़ा है 7 छोटा है। समझ पा रहे? कोई दिक्कत नहीं इसमें, 8 बड़ा है 7 छोटा है। और ऑपरेटर से अगर हम इसको दर्शाएंगे तो बड़ी इस तरह से लिखते हैं हम लोग, जेने नो खोने छोट, ठीक है, ऐसे दर्शाते हैं हम लोग। तो यह बड़ा है, यह छोटा है, लेकिन दोनों में अगर हम माइनस लगा दें, यहाँ भी माइनस लगा दें, यहाँ भी माइनस लगा दें, तो अब हमारा बड़ा कौन हो जाएगा? अब हमारा बड़ा हो जाएगा आपका 7, और छोटा कौन हो जाएगा? -8। कहने का यह मतलब है कि माइनस में जो वैल्यू जितना बड़ा दिखेगा उसका मान उतना छोटा, और जो वैल्यू जितना छोटा दिखेगा उसका मान उतना बड़ा। अगर पॉजिटिव है तब तो 8 बड़ा है 7 से, लेकिन दोनों में अगर माइनस चिन्ह लगा दे तो -8 आपका जो है वह छोटा हो जाएगा, किससे? -7 से, यानी -7 बड़ा होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब जब दोनों में माइनस लगा दिए तो -7 जो है यह बड़ा हो जाएगा, किससे? -8 से। क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है कर्ज। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर -8 रुपये कर्ज है और दूसरे के ऊपर 7 रुपये कर्ज है, तो फिर दोनों में से ज़्यादा जो है ना, मतलब दोनों में से ज़्यादा जो है अमीर हम किसको मानेंगे? जिसके पास -7 है, -7 होगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे जो है आपका, हमें एक बात ध्यान रखना है कि जब बात नेगेटिव नंबर्स की हो तो नेगेटिव में जो आपका सबसे छोटा होगा वही आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सवाल क्या है? बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हम इसमें से किसको तलाशेंगे? हम इसमें से तलाशेंगे जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव चिन्ह के साथ है इस वजह से। तो जो सबसे छोटा होगा वही आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। अब सबसे छोटा हम कैसे पहचाने? गौर से देखिए, तो
भिन्न वाले क्वेश्चन में हमने आपसे क्या कहा कि आप कुछ चीज़ों पे नज़र रखिएगा कि आप इसके अंश को बराबर कर सकते हैं, जितना भी भिन्न दिया गया है उसके अंश को इजीली बराबर कर सकते हैं, या फिर इसके हर को बराबर कर सकते हैं, या फिर इसके अंश और हर के अंतर को बराबर कर सकते हैं। अगर आप इस तीनों में से कोई भी काम कर सकते हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए नीचे 28 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ 7 है, 42 है। हम नीचे वाले को बराबर कर सकते हैं। 28, 14, 7, 42 का एलसीएम आपका 84 हो जाएगा, यानी सबके नीचे वाले को हम 84 बना सकते हैं। तो 84 बनाने के लिए देखिए इसमें कितना से गुना करिएगा, इसमें नीचे भी 3 से गुना करिएगा, ऊपर भी 3 से गुना करिएगा। नीचे ऊपर समान अंक से गुना करने से मान में कोई अंतर नहीं। तो नीचे वाला सिर्फ समझ जाना है कि कितना से गुना करना है। 3 से गुना करेंगे 84 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 7 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा। तो ऊपर भी 7 से गुना, नीचे भी 7 से गुना। नीचे गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब जगह तो हम इक्वल ही कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए 7 को 84 बनाने के लिए नीचे भी 12 से गुना, ऊपर भी 12 से गुना। यहाँ देखिए 42 को 84 बनाने के लिए नीचे भी 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना। नीचे वाला, सबके नीचे वाला को हम 84 बनाए। तो 84 बनाने के लिए 28 त्रिक 84 होता है, तो ऊपर नीचे 3 से गुना। अब नीचे गुना करने का जरूरत नहीं है, हम एक लाइन एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सबके नीचे 84 हो गया ना, सबके नीचे क्या हो गया 84। यहाँ देखिए यह आपका 5/7 है मान लीजिए, तो हमें 84 बनाने के लिए यहाँ भी 12 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 12 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा करने से तो कोई अंतर आएगा नहीं भिन्न में, क्योंकि यह आपका 60/84 हो जाएगा। फिर से अगर आप इसको काट लीजिएगा 12 से, तो 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 5/7 वापस से आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसा करने पर मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह तो आप सेम ही अंक से गुना कर रहे हैं। अब गौर से देखिए, अब ऊपर में हमारा क्या है, ऊपर में हमारे यहाँ पे 33 है। कितना है हमारा, यह हमारा 33 है। यहाँ ऊपर में देखिए 9 गुने 7 है, यानी कि कितना है ऊपर में 63 है। यहाँ देखिए 5 गुने 12 है ऊपर में, यानी कितना है 60 है। और इधर हमारा 29 गुने 2 है, यानी कितना है 58 है। और सबके नीचे में क्या है, सबके नीचे में तो 84 ही है। तो सबसे छोटा मान कहाँ पे है, देखिए 58 है, 60 है, 63 है, 33 है। सबसे छोटा मान यही है, यानी इन सब में सबसे छोटा भिन्न यही है। लेकिन माइनस के वजह से यही भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, यही भिन्न हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर माइनस नहीं रहता तो 33 सबसे छोटा मान इसके सामने आया, यानी यही सबसे छोटा होता। लेकिन चूंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस में जो सबसे छोटा होगा वही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आगे से जब भी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी नेगेटिव नंबरों के साथ आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर कौन है, तो हम क्या करेंगे, दिए गए जितने भी नंबर्स है उनमें से अगर बड़ा पूछा जाए तो हम सबसे छोटा वाला निकाल लेंगे, और छोटा पूछा जाए तो हम सबसे बड़ा वाला निकालेंगे। नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होता है वही छोटा हो जाता है, जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा हो जाता है। आगे बढ़िए। और सबके नीचे वाले वैल्यू को इक्वल क्यों किए, इक्वल इसलिए किए ताकि ऊपर वाले को हम आराम से पहचान सके कि हमारा बड़ा भिन्न कौन सा है, छोटा भिन्न कौन सा है। यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकता है आपको, -11 बट्टा क्या है, -11 बट्टा यहाँ पे 28 था ना, यही तो था। दूसरा वैल्यू क्या है आपका, तो -11 बट्टा 28 को आप 11 बट्टा 28 समझिए ना। पहले आप इन भिन्नों को तो देख लीजिए कि इनमें कौन वैल्यू आपका ज़्यादा दे रहा है। 9 बट्टा कितना है यहाँ पे, 9/14 तो था। तीसरा भिन्न आपका क्या था, 5/7 तो है। और चौथा भिन्न आपका क्या है, आपको यहाँ पे 29/42, यही तो है। हमने आपसे क्या कहा था कि सबके नीचे वाले वैल्यू को हम इक्वल करना चाहते हैं, तो क्या बना सकते हैं। तो देखिए 28 है, 14 है, 7 है, 42 है, इन सब का एलसीएम 84 हो जाएगा। 84 पे जाके बराबर हो जाएगा। तो 84 बनाने के लिए यहाँ भी 2 से गुना, ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, नीचे भी 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना। तो 29 गुना क्या हो जाएगा, ये आपका 58, और नीचे 42 गुना क्या हो जाएगा, 84। यहाँ देखिए ऊपर नीचे 2 से गुना, 84 बनाने के लिए ऊपर नीचे 12 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, 12 सत्ते 84, और ऊपर 12 से गुना करिएगा तो 12 पंचे 60। यहाँ देखिए 84 बनाने के लिए क्या करिएगा, नीचे 3 से गुना तो 28 त्रिक 84, और ऊपर में 3 से गुना तो 11 तिया 33। ठीक है, यहाँ पे देखिए 84 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से गुना तो 9 छके कितना हो जाएगा, 54, और यहाँ हो जाएगा 14 छके 84। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किए यहाँ, यहाँ पे गलत कर दिए थे नहीं। 54 होगा ना, हाँ इतना है। अब देखिए इसमें आप पहचान लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पहचान लेना है कि अब कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबके नीचे में तो सेम वैल्यू है, यहाँ भी देख लीजिए 84, यहाँ भी 84, यहाँ भी 84, यहाँ भी 84। सबके नीचे में जब सेम वैल्यू है तो ऊपर वाला से पकड़ेंगे ना।
हम क्या करेंगे, ऊपर वाला से पकड़ेंगे। तो ऊपर में जिसका ज़्यादा मान होगा, ठीक है, ऊपर में जिसका ज़्यादा मान होगा वह बड़ा होगा, जिसका छोटा मान होगा वह छोटा होगा। तो इसका मान देख लीजिए, इसका मान ऊपर में सबसे कम है, यानी कि यही सबसे छोटा हो जाएगा, होगा ना, यही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। और जो सबसे छोटा होगा मतलब इसका मान है, तो जो सबसे छोटा होगा वही हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव चिन्ह के साथ आया। अब चलिए आगे। हिमाक्षी 4 प्रति टॉफी के दर से कुछ टॉफी खरीदा और फिर 5 के दर से उतना ही टॉफी खरीदा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 4 के दर से एक टॉफी और 5 के दर से एक एक टॉफी। तो 4 और 5 9 रुपया में कितना टॉफी खरीद लिया, 9 रुपया में आपका यहाँ पे वो 2 टॉफी खरीद ली। तो जब 2 टॉफी खरीदी है तो बेचेगी भी कितना टॉफी, 2 टॉफी। ठीक है, फिर से समझिए। हिमाक्षी क्या करती है कि 4 रुपए प्रति टॉफी के दर से कुछ टॉफियाँ खरीदती है, ठीक है, और फिर से 5 रुपए प्रति टॉफी में उतनी ही टॉफी खरीदती है। तो हम मान लिए यहाँ पे कि एक टॉफी 4 रुपया पर टॉफी के हिसाब से और एक टॉफी 5 रुपया पर टॉफी के हिसाब से। तो 4 और 5 यानी कि 9 रुपया आपका क्रैमल हो गया कितने टॉफी का, 2 टॉफी का। और बेचती कैसे है, उन्हें टोकरी में मिलाती है और 4 रुपए प्रति टॉफी के दर से बेचती है। तो 4 रुपए प्रति टॉफी, तो यह 2 टॉफी का क्रैमुल है, तो 2 टॉफी का भी क्रैमुल कितना हो जाएगा, 4 रुपए प्रति टॉफी के हिसाब से 2 टॉफी का भी क्रैमुल, 4 दूना 8 रुपए। तो 9 रुपए में यह 2 खरीदती है और 8 रुपए में 2 बेचती है। तो 9 में खरीदी 8 में बेची, तो आप बताइए कि क्या होगा, यहाँ तो लॉस ही होगा ना। तो परसेंटेज लॉस निकाल दीजिए। लॉस क्यों होगा, सामान 9 का है, बिक रहा है 8 में, कितना का लॉस, 1 का, और लॉस 1 का कितना पे हो रहा है, 9 पे। परसेंटेज हानि या परसेंटेज लाभ किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्रैमल के रिस्पेक्ट में। तो 1 का हानि हो रहा है 9 पे, परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज के लिए हम 100 से गुना करेंगे, 100/9 यानी 11 सही 1/9। आंसर यहाँ पे दिया है 100/9% की हानि। आगे चले। समान संख्या में खरीदी है, समान संख्या में बेची है। तो हम मान सकते हैं कि 2 खरीदी है 2 बेची है, 3 खरीदी है 3 बेची है, 4 खरीदी है 4 बेची है। क्वेश्चन जितना छोटा रखेंगे ज़्यादा आसान होगा। यहाँ देखिए, प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज के दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में दोगुनी। तो जैसे ही यह शब्द मिले ना दोगुना, तो इस शब्द का मतलब अपने आप में होता है कि भाई परसेंटेज ब्याज यानी कि परसेंटेज एसआई हमारा कितना है। यह जो शब्द होता है कि मूलधन का धनराशि जो है 8 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो गया या 3 गुना हो गया या 4 गुना हो गया या 5 गुना हो गया, यह शब्द अपने आप में क्या कहते रहता है, परसेंटेज ब्याज कहते रहता है। तो 2 गुना का मतलब होता है 100% ब्याज। 2 गुना का मतलब क्या होता है, 2 गुना का मतलब होता है 100% ब्याज। 3 गुना बोला जाए इसका मतलब 200% ब्याज। 4 गुना बोला जाए इसका मतलब 300% ब्याज। 2.5 गुना बोला जाए इसका मतलब 150% ब्याज। तो यहाँ क्या बोला है, धनराशि 8 वर्ष में 2 गुना, 2 गुना का मतलब 100% ब्याज। और परसेंटेज ब्याज में एक बार परसेंटेज ब्याज पता चल गया, इसमें अगर आप रेट से भाग कर लेते हैं तो टाइम निकल जाएगा, और टाइम से भाग कर लेते हैं तो क्या निकल जाएगा आपका रेट, और रेट को हम आर से दर्शाते हैं। 100/8 12.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। अब इन नंबरों को हम लोग गुना करने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हो सकता है कि अभी तो 3 ही दिया है सब जगह, 3 के अलावा कोई दूसरा अंक भी दे सकता है, 3 7 कुछ कुछ रिपीट कर सकता है। तो जब अलग अलग नंबर रिपीट यहाँ पे करेगा तो गुना करने के लिए जाइएगा तो एक बड़ा कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा। हमें सिर्फ एक चीज़ देखना है कि पॉइंट कितने अंक के बाद है। टोटल गुना में पॉइंट जोड़ के लिखते हैं ना, तो पॉइंट देख लीजिए कितने अंक के बाद, 1 और यहाँ 2 3 और यहाँ 3 6। हमारा आंसर होगा इसमें 6 अंक के बाद पॉइंट होगा। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, कहाँ है, यहाँ पे देखिए 3 और 3 6 अंक के बाद हो गया। हम इसमें क्या करेंगे, गुना करने के लिए नहीं जाएंगे, हम सिर्फ पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे कि पॉइंट कितने अंक के बाद है। इसमें
हाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन है नंबर 5, 1 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक, 3 2 5 और 1 6 अंक के बाद हमारा आंसर वही बन सकता है। कौन सी संख्या कभी भी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत नहीं हो सकता है? क्रमागत विषम संख्या देखिए क्या होता है, लगातार आने वाली विषम संख्या। जैसे अगर हम 7 से शुरू करें, लगातार आने वाली विषम संख्या का मतलब आप जहां से शुरू करिएगा वहां से लगातार, तो 7 के बाद अगला विषम संख्या कौन होगा? 9, फिर अगला क्या होगा? 11। इसका औसत पूछे तो क्या हो जाएगा आपका? 9। लगातार अगर कोई संख्या आ रहा है ना, चाहे वो 2 के अंतर पर हो, 3 के अंतर पर हो, 5 के अंतर पर हो, 10 के अंतर पर हो, एक समान अंतर पर अगर लगातार संख्या आ रहा होता है तो उसका जो औसत होता है मिडिल टर्म हो जाता है। तो 7 9 11 का औसत 9 होगा। अब तीनों को जोड़ करके 3 से भाग करके देख सकते हैं, यही आएगा। अगर हम आपसे कहें कि एक नंबर हमारे पास है 13, फिर 15 और फिर 17, इसका औसत बता दीजिए क्या होगा, तो आप बोलिएगा 15। अगर हम आपसे कहें कि 3 लगातार क्रमिक विषम संख्या है, तो 21, 21 से शुरू करते, 21 है, 23 है, 25 है, इसका औसत बताइए क्या हो जाएगा? 23। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि 3 लगातार क्रमिक विषम संख्या का औसत देख लीजिए, क्या मिल रहा है हमें? विषम संख्या ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? विषम संख्या ही मिल रहा है, क्योंकि बीच का नंबर मिलेगा इसी में से, इसी सीरीज में से बीच का, और इस सीरीज में तो सब विषम संख्या ही होगा। तो हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? विकल्प ए। बोला है 3 क्रमागत विषम संख्या का औसत कभी भी सम नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो विषम ही होगा। 7 3 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। तो आंसर हम यहाँ से चुनेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल था यह। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या नहीं हो सकता है? तो 3 क्रमागत विषम संख्या है ना, तो औसत कभी भी जो है, अच्छा इसी में अगर हम 4 ले लेंगे तो कैसे औसत निकालेंगे? अगर 4 क्रमागत विषम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 5 से शुरू कर लेते हैं, 5 7 9 और 11। अब इसका औसत बताइए। तो अब बीच में कौन संख्या है? बीच में तो आपका 2 2 नंबर आ रहा है, तो इन दोनों के योगफल का आधा करेंगे। बीच में अगर एक नंबर आता है तो वही नंबर हमारा औसत होता है। कब? जब ऐसा संख्याओं का सीरीज मिले जिसके लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? यहाँ पे हम लिखे हैं 4 क्रमागत विषम संख्या लिखे हैं। ठीक है, हम 5 से शुरू किए हैं, क्रमागत विषम संख्या है तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अब इसका औसत क्या होगा? तो बीच में 2 नंबर है तो दोनों के योगफल का आधा है, तो 9 7 16, 16 का आधा क्या हो जाएगा? 8। अब 16 का आधा 8, यानी कि हमारा औसत क्या आ गया? हमारा औसत यहाँ पे 8 आ गया, यानी कि सम संख्या आ गया। तो अगर पूछा जाए कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, हमेशा क्या होगा? हमेशा सम होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, हमेशा क्या होगा? सम होगा। 3, अगर 3 रहे तो क्या होगा? 3 रहेगा तो विषम ही होगा, क्योंकि इसी में से एक आ जाएगा। 4 रहने पे क्या होगा? बीच में जो 2 संख्या होगा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो एक सम संख्या हमें मिलेगा। अगर हम आपसे कहें कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? सम संख्या होगा। लेकिन 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? एक विषम संख्या ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या है। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। इसका 5वां हिस्सा महिलाएं हैं और शेष पुरुष है। 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित है। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शिक्षित है? देखिएगा मामला क्या है। 5वां हिस्सा महिला है, यानी कि अगर हम यहाँ पे कहें कि पुरुष और महिला का रेशियो क्या हो जाएगा, मैन और वोमेन का रेशियो क्या हो जाएगा? 5वां हिस्सा बोला है ना, ठीक है, MW से आप समझ जाइएगा। 5वां हिस्सा क्या है बोला है? 5वां हिस्सा महिलाएं हैं। 5वां हिस्सा महिलाएं हैं, यानी कि 1/5 महिला है, यानी हर 5 व्यक्ति में से एक महिला। तो 5 व्यक्ति में से अगर एक महिला है तो 4 क्या होगा? 4 पुरुष होगा, यानी महिला और पुरुष का यही रेशियो हो गया, 4:1 का। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर पहले महिला लिखे बाद में पुरुष लिखे तो फिर इसका रेशियो हम क्या लिख देंगे? इसका रेशियो हम लिख देंगे 1:4 का। अब बोलिएगा सर यहाँ तो बोला है 5वां हिस्सा महिला है ना, तो 5वां हिस्सा महिला है यानी कि 1/5 महिला है। तो 1/5 यानी कि कुल आबादी का, कुल आबादी अगर 5 है तो उसमें से एक महिला है। तो अगर 5 में से एक महिला है तो शेष क्या होगा? शेष पुरुष होगा। तो शेष कितना बचा? 4, यानी अगर एक महिला है तो 4 पुरुष है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है। बोला है 5% पुरुष और 40% महिला अशिक्षित है। पुरुष कितना? 5%। तो आप बताइए कि पुरुष का संख्या कितना है? पुरुष का संख्या 4 है। तो पुरुष का संख्या जो भी है उसका जो है बोला है यहाँ पे कि 5% जो है वह आपका अशिक्षित है। 5% क्या है? अशिक्षित है। तो इसका 5% अशिक्षित में चला गया।
और महिलाओं का 40%। तो महिलाओं का संख्या कितना है? एक। इसका जो है वह आपका 40% अशिक्षित है, ठीक है। अब टोटल कितना, तो जोड़ लेंगे और यह बटेगा टोटल आपका 5 भागों में, ठीक है। टोटल कितने भागों में? 5 भागों में। इससे निकलेगा कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत आपका अशिक्षित है। तो यहाँ देखिए 20 हो गया, यह 40 हो गया, 40 20 60, 60/5 कितना हो जाएगा? 12%। तो 12% हमारा क्या निकल गया? अशिक्षित निकल गया, क्योंकि इतना अशिक्षित था ना। तो 12% हमारा क्या निकल गया यहाँ पे? अशिक्षित। अब हमें क्या खोजना है? बोला है कि कितना प्रतिशत शिक्षित है। तो भाई 12% अगर आबादी आपका अशिक्षित है तो शिक्षित शेष हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा? 88। भाषा पे बस ध्यान रखना है। यह क्या निकाले हैं? बोला है इतना इतना परसेंट जो है आपका क्या है? महिला अशिक्षित है, इतना परसेंट पुरुष अशिक्षित है। तो टोटल जनसंख्या कितना अशिक्षित है? 12%। शिक्षित कितना हो जाएगा? तो अगर 12% अशिक्षित है, इसका मतलब यहीं से आप आंसर कर सकते हैं कि भाई 100 में 12 अशिक्षित है, तो शेष क्या बचा? शेष बचा 88%। 88% हमारा क्या होगा? शिक्षित हो जाएगा। ठीक है। क्रमागत संख्या आपका शुरू कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। आने वाली संख्या, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार आने वाली संख्या। अगर सीधे क्रमागत संख्या बोले तो कहीं से भी हम एक एक के अंतर पे संख्या लिख सकते हैं। क्रमागत सम संख्या बोले तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, दो दो के अंतर पे। क्रमागत विषम बोले तो कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, विषम संख्या ले सकते हैं, दो दो के अंतर पे होगा। लेकिन पहला क्रमागत 5, तो पहला क्रमागत बोले तो 1 2 3 4 5। पहला क्रमागत 5 विषम संख्या, तो 1 3 5 7 ऐसे। पहली बोला जाए तो एक से शुरू। लेकिन क्रमागत का मतलब है कि सिर्फ इतना कि जहां से भी है लगातार है। क्रमागत यह नहीं दर्शाता है कि नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है, बस यह बताता है कि शुरू चाहे जहां से है, लेकिन यह लगातार है। अगला सवाल देखिए, 80 के y प्रतिशत का x प्रतिशत, ठीक है। 80 का यहाँ पे बोला है कितना? y प्रतिशत। तो का मतलब गुना होता है इसके y प्रतिशत का, फिर का दिया है इसका x प्रतिशत, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला है कि 900 के 25% के समान है। यह किसके समान है? ये आपका 900 के 25% के बराबर है, ऐसा इस क्वेश्चन में आपका बोल रखा है, ठीक है। क्या किया है? ऐसा इस क्वेश्चन में आपका बोल रखा है कि भाई 80 का y प्रतिशत का x प्रतिशत, यह जो है वह 900 के 25% के बराबर है। कर दिए बराबर। सबसे पहले देखिए, एक परसेंटेज से आपका एक परसेंटेज यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया होगा ना, इधर भी परसेंटेज इधर भी परसेंटेज, कैंसिल आउट कर दीजिए। और आगे देख लीजिए। अब आगे हमें बताना है किसका मान? y गुने x का मान। तो y गुने x का मान कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों को यहीं पे छोड़ दीजिए। तो y बट्टा, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अगर हम इस y को हटाते हैं तो नीचे में क्या जाएगा? अगर हम इस परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे में तो हमारा 100 ही जाएगा ना, हो जाएगा ना। परसेंटेज का मतलब नीचे में कितना? 100। अब x और y का गुणनफल पूछा है, तो x y को इधर छोड़िए, बाकी जो भी वैल्यू है उसको दूसरे तरफ ले जाइए। हाँ, यहाँ जो कट रहा होगा उसको काट भी लीजिए। तो 20 से काटेंगे तो 20 चौके 80, 20 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 पंचे 100। अगर हम 4 से काटेंगे, ऊपर से ऊपर वाला कटता है, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, एक बचेगा 10, 4 दूना 8, दो बचेगा, 4 पंचे 20, 225 हो गया। इधर x गुने y को छोड़िए, बाकी को उस तरफ ले जाइए। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपका? 25 पंचे 125 गुना 225, यानी लास्ट में 25 वाला ही हमारा आंसर हो सकता है। तो 28 125 क्या आंसर हो जाएगा? 28 125। आप बोलोगे कैसे? देखो यहाँ 5 है, यहाँ 225 है, यहाँ 25 है, तो 25 गुने 5 125 गुने 225, लास्ट में 5 वाला जो होगा वही हमारा आंसर हो सकता है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी संख्या का दोगुना किया जाए और फिर उसमें 5 जोड़ा जाए तो परिणाम 21 आता है। कुछ बहुत इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसी में से यह है। दोगुना करके 5 जोड़ने पर 21 आएगा, विकल्प बी। दोगुना करिए 16, 5 जोड़िए 21 आएगा। दोगुना करके 5 जोड़ेंगे 25 आएगा। दोगुना करके 5 जोड़िएगा 37 आएगा। ये दोगुना करके 5 जोड़ने पर 21, तो ऐसा तो विकल्प बी ही होगा। आवर्ती दशमलव का समतुल्य बताइए।
बार का यह आपका क्वेश्चन है। 0 पॉइंट, देखिए क्या है 0.1, और इसके बाद रिपीट कौन किया है, रिपीट आपका 2 किया है। कितना बार, इनफाइनाइट टाइम्स किया है। ठीक है, इसका बोला है कि इसके समतुल्य भिन्न बताइए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, पॉइंट है तो पॉइंट, एक बार आए तो एक बार लिखिए, दो भी, जो बार बार आए उसको भी एक बार लिखिए, और इसके ऊपर यह बार का सिंबल लगाइए। यही इस बात को दर्शाता है कि नंबर जो है यह आपका आवर्ती हो रहा है, यानी रिपीट कर रहा है। फिर से समझिएगा, इसमें देखिए 0 तो एक बार, 0 को अपने जगह पे रखिए, पॉइंट को अपनी जगह पे रखिए, जो एक बार आया उसको एक बार लिखिए, जो बार बार आ रहा होगा उसको भी एक बार लिखिए, और उसके ऊपर यह सिंबल लगाइए। यह सिंबल अपने आप में यह बताता है कि यह जो नंबर है वह आपका यहाँ पे बार बार लगातार आया होगा, तभी इसके ऊपर यह सिंबल आपका लगा हुआ है। अब यह क्वेश्चन बार का है। बार हटाने का तरीका क्या है, पूरा को संख्या मानेंगे तो संख्या हो जाएगा हमारा 12, और अगर बार वाले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद देखिएगा कि कुछ के ऊपर बार हो कुछ के ऊपर ना हो, तो पूरा को संख्या मानेंगे, इसमें से उस नंबर को घटा लेते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता है। तो एक के ऊपर नहीं है तो एक को हटा लेंगे। फिर नीचे क्या करते हैं कि जितने नंबर के ऊपर बार उतना 9, और जितने के ऊपर बार नहीं होता है उतना 0। तो एक के ऊपर बार है तो 9, एक के ऊपर नहीं है तो 1 0। 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 11, नीचे में कितना 90, तो 11/90 आंसर आपके क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा, 11/90। यह पीवाई क्यों उठाए हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि इसमें से ज़्यादातर वैसा क्वेश्चंस है जिसके पीछे के कुछ क्लासेज में ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। एक व्यक्ति के पास 25 साइकिल खरीदने के लिए पैसे है, प्रत्येक का कीमत 500। एक व्यक्ति के पास देखिए 25 साइकिल खरीदने का पैसा है, जबकि एक साइकिल का कीमत 500 है, यानी उसके पास 25 गुने 500 रुपया होगा। अब बोला है कि इतना रुपया में अगर सब साइकिल का कीमत 125 रुपया बढ़ जाए, यानी 625 रुपया पर साइकिल के हिसाब से बिकने लग जाए, तो वह कितना साइकिल खरीद सकता है। एक व्यक्ति के पास 25 साइकिल खरीदने का पैसा है अगर 500 रुपया पर साइकिल बिकता हो, यानी 25 गुने 500 रुपया है, टोटल इतना रुपया उसके पास है। बोला है कि अगर साइकिल का कीमत 125 अधिक हो, यानी अगर प्रत्येक साइकिल का कीमत 500 की जगह 625 हो जाए, तो अब इतना रुपया में कितना साइकिल खरीद सकता है, यानी इतना में भाग कर लेंगे 625 से, जितना भाग में बढ़ जाएगा उतना साइकिल यह खरीद लेगा। यह आपका 25 का स्क्वायर है, यहाँ नीचे 25 जाएगा, 25 से इसको काटेंगे, यह कितना बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी। ऐसे भी देख के कह सकते हैं कि भाई जब प्राइस बढ़ा है तो 25 का 25 तो अब नहीं खरीद सकता है, 25 से ज़्यादा भी नहीं खरीद सकता है। हमारा आंसर तो ऐसे भी विकल्प भी होगा। 25 साइकिल खरीदने के लिए उसके पास पैसे था कितना, 500। साइकिल का कीमत अगर 125 रुपया अधिक होता है, बढ़ जाएगा, तो फिर साइकिल तो कम ही खरीद पाएगा ना 25 से। यहाँ 25 आंसर नहीं हो सकता है, 25 से बड़ा जो वैल्यू है वह भी नहीं हो सकता है, 25 से छोटा एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उस मापने वाली अधिकतम छड़ी की लंबाई बताइए जिसका उपयोग करते हुए 48, 72, 96, 120 मीटर लंबाई के को ठीक से मापा जा सकता है। हमें इन सभी लंबाई को मापना है, तो सबसे अधिक लंबाई का छड़ी बताइए कितना, कितना मीटर। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 24। क्या 24 मीटर वाला से सबको माप लेंगे, तो देखिए 24 से मापेंगे 48, 24 दूना 48 माप लेंगे, 72 को 24 तिया 72, 24 चौके 96 और 24 पंचे 120 माप सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प डी। क्या आप 20 मीटर वाले से माप सकते हैं, तो 20 मीटर वाला से 48 मीटर को हम नहीं माप सकते हैं, क्योंकि 20 48 को काटेगा ही नहीं। अगर आपके पास एक छड़ी है जो 5 मीटर का छड़ी है, छड़ी है जो कितने मीटर का है, 5 मीटर का, तो इससे जब भी मापिएगा तो एक बार में 5 मीटर मापिएगा, यानी इससे जब भी मापिएगा तो 5 के मल्टीपल में ही वैल्यू मापिएगा। तो 5 मीटर माप सकते हैं, 10 मीटर माप सकते हैं, 15 माप सकते हैं, 20 माप सकते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि 5 मीटर वाली छड़ी से हम लोग उतने ही मीटर लंबाई के कपड़ा को या किसी वस्तु को माप सकते हैं जो 5 से कटने वाला होगा।
तो यहाँ बोला है कि 48, 72, 96, 120 मीटर लंबाई को ठीक से मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला छड़ी का अधिकतम लंबाई, यानी अधिक से अधिक कितना बड़ा हम एक छड़ी ले ले कि उससे इन सभी लंबाई को माप सके। तो 48, 72, 96, 120 सबको मापना है, तो इन सबको काटने वाला सबसे बड़ा संख्या हमें बताना है, यानी इन सबका एचसीएफ बताना है। और इन सबका एचसीएफ कौन होगा? जो इन सबको काटेगा। तो ऐसा बड़ा से बड़ा ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कई दफ़ा क्या होता है कि एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन इसी तरीके से आपको भाषा के फॉर्म में पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए क्या है, एक्स और वाई एक के अतिरिक्त अन्य प्राकृत संख्या है। भाई एक्स जो है, एक्स क्या है? एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, लेकिन एक नहीं लेना है। एक्स और वाई का मान क्या करना है? एक आपका नहीं लेना है, इतना तय है। लेकिन कोई ना कोई प्राकृत संख्या ही है, ठीक है। एक के अतिरिक्त अन्य कोई प्राकृत संख्या है, मतलब एक नहीं है, इसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो मन करे आप ले लीजिए। और कंडीशन देखते हैं, तथा वाई एक्स से बड़ी है। और वाई जो है ना, वह एक्स से बड़ा है। वाई क्या है? वाई एक्स से बड़ा है। तो कहने का यह मतलब है कि x का जो भी मान लीजिएगा ना, उससे ज़्यादा y का मान लीजिएगा। तो x का न्यूनतम मान हम क्या ले सकते हैं? 2। एक नहीं लेना है तो 2 ले सकते हैं। तो अगर x का मान 2 लिए हैं तो इसका मान न्यूनतम क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं आप, ठीक है। और तो कुछ कंडीशन है ना, x y के अतिरिक्त अन्य प्राकृत संख्याएं हैं, यानी x और y जो है एक नहीं है, इसके अलावा इसका कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 जो प्राकृतिक संख्या मन करे वो ले लीजिए। फिर क्या बोला? y x से बड़ा है। y जो है, y का मान हमेशा x से बड़ा लेना है, तो x का मान यहाँ पे हम 2 ले लिए। तो x का मान कम से कम मान 2 ले सकते हैं, एक तो नहीं ले सकते हैं, 2 लिए हैं। इसके अलावा भी 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। और y का मान ऐसा लीजिएगा जो x से बड़ा, तो अगर ये 2 लिए हैं तो हम 3 लेंगे, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? तो यहाँ देख लीजिए, एक तो x बट्टा वाई, तो x बट्टा वाई यानी कि 2/3। यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/3। अगर हम इसका मान निकालने चले जाएं तो क्या होगा? x की जगह आपको लेना है 2, y की जगह 3, तो 3 और 1 4 दूना 8, यह मान 8 दे देगा। हम x y का वही मान इन सब में पुट करेंगे जो इधर माने हैं। फिर x गुने y, तो यह क्या हो जाएगा? एक x का मान 2 है, y का मान 3 है, 2 तिया 6, x प्लस y कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बता दो आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन दर्शाता है? विकल्प बी, तो विकल्प बी आंसर हो जाएगा। अरे सीधी सीधी बात है कि जहाँ गुना हो रहा होगा वह तो वैल्यू ज़्यादा दिखाएगा ना। तो यहाँ देखिए गुना यह हो रहा है, और यहाँ x इंटू वाई प्लस 1 यानी एक्स वाई प्लस एक्स, यानी x और y के गुणनफल में फिर से x जुड़ना है। तो यह वैल्यू तो आपका ज़्यादा बड़ा है ना, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ क्या है? एक्स वाई प्लस एक्स, यानी एक्स वाई के गुणनफल में फिर से x जुड़ना है, तो बड़ा वैल्यू देगा ना, सीधी सीधी बात है, देख के कह सकते हैं आप। 50 व्यक्तियों का एक कार्यबल एक ठेकेदार के साथ मिलकर 5 महीने में काम को पूरा करता है। आप एक बात बताइए कि 50 व्यक्तियों का एक समूह जो है वह किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, यानी काम का मात्रा 50 गुने 5 होगा। फिर बोला है कि 125 व्यक्ति के द्वारा समान कार्य, अब यही काम अगर 125 व्यक्ति करे तो कितना दिन में पूरा होगा? तो 125 से भाग कर लीजिए, ठीक है। 50 पंचे 250 में 125 से भाग करिएगा, कितना आ जाएगा? 2। आंसर हो गया, 2 दिन में पूरा हो जाएगा। 50 व्यक्ति जिस काम को 5 दिन में करेगा वह काम कितना हो जाएगा? 250 यूनिट। अब 250 यूनिट काम को 125 व्यक्ति कितना दिन में? 125 व्यक्ति 2 दिन में ही कर लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि कोई संख्या 40 से बढ़ के 60 हो जाए, प्रतिशत वृद्धि 50% की होगी। सही बात है, यह बात सही है। 40 से 60 हो रहा है, तो 40 से 60 हो रहा है, इसका मतलब 40 में कितना जुड़ रहा है? 40 का आधा। 40 का आधा कितना होता है? 20। तो किसी संख्या में अगर उसका आधा जुड़ रहा है, इसका मतलब कि 50% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट समझना इस बात को। अगर हम आपसे कहें कि कोई संख्या 50 से बढ़ के 75 हो गया, तो इसमें कितना परसेंट का वृद्धि? तो 50 का आधा बढ़ा है ना, यानी 25 बढ़ा है, तो 50% की वृद्धि। आगे देख लीजिए, आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 20 का वृद्धि हो गया, 40 पे परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। तो बोला है कि कोई संख्या 40 से बढ़ के 60 हो गया, यानी 50% की वृद्धि। सही बात है। दूसरा 0.5%, दूसरा जो है यहाँ पे उल्टा इधर कर दिया है, इधर होगा। दूसरा यहाँ पे क्या है बोला है कथन कि 0.5% 1/2 के बराबर नहीं, 0.5% क्या होगा? 0.5/100, और बट्टा 100 करिएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। अभी 1 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद, यानी कि 005 क्या है 1/2 के बराबर होगा? नहीं होगा।
तीसरा, किसी संख्या का 25% ज्ञात करने के लिए 4 से भाग करते हैं। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो किसी संख्या का 25% निकालना होगा तो उसका 1/4 निकालेंगे, यानी कि 4 से भाग करेंगे। तो यह क्या है? सही है। यह क्या है? गलत है। यह क्या है? सही है। यानी कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत। तो केवल पहला और तीसरा सही, हमें यही बताना था कि कौन सा सही है। कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा। जब आप इस टाइप का क्वेश्चन करने लगिएगा तो मजा आएगा, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आपको इनके साथ सीखने को मिल जाता है। 8 लोगों के एक परिवार के पास 30 दिनों के लिए पर्याप्त चावल भंडार। देखिए, 8 लोगों के लिए 30 दिन का भोजन है, यानी भोजन का मात्रा 8 गुने 30 हो जाएगा। कुछ रिश्तेदार के आने के कारण यह भोजन केवल 20 दिन चला। अभी जो भोजन देख रहे हैं ना, कुल भोजन, यह कितना दिन चला? 20 दिन चला। अगर हम आपसे कहे कि 10 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो काम का कुल मात्रा 10 गुने 12। पूछा जाए कि 5 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, तो 5 से भाग, तो 5 व्यक्ति से दिन निकल जाएगा। और अगर हम आपसे कहे कि 5 दिन में अगर इसी काम को करना है तो कितना व्यक्ति को लगाना होगा, तो 5 से भाग कर लीजिए। तो सिमिलर यहाँ पे है। बोला 8 व्यक्ति के लिए 30 दिन का खाना। अगर यही खाना जो है 20 दिन में खपत करना है, तो 20 से भाग करिए, कितने व्यक्ति के लिए यह पर्याप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, यानी कि यह खाना आपका 12 आदमी के लिए पर्याप्त होगा। अब बोला क्या है, परिवार में कितने मेहमान शामिल हुए। पहले से कितना व्यक्ति के लिए खाना था? 8 व्यक्ति के लिए। अब कितना व्यक्ति के लिए अब कितना व्यक्ति हो गया? 12, यानी 12 व्यक्ति हो गया। पहले 8 था। परिवार में कितना नया व्यक्ति आया? 4। आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। 8 व्यक्ति के लिए 30 दिन का भोजन था, या 20 दिन में ही खपत हो गया, यानी कितना व्यक्ति रहा होगा, भोजन को कंज्यूम किया होगा? 12 व्यक्ति। बोला है कि यह मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति एक समान मात्रा में भोजन खाया है, परिवार में कितने मेहमान शामिल हुए। पहले जो भोजन 8 व्यक्ति का था, वह भोजन आपका 12 व्यक्ति के लिए हो गया, यानी नया व्यक्ति कितना आया होगा? 4। एक परिवार में 5 पुरुष, 5 महिला और 4 बच्चे हैं। 5 पुरुष का औसत आयु 40 वर्ष, 5 महिलाओं का औसत आयु 39 वर्ष और 4 बच्चों का औसत आयु 15 वर्ष। पूरे परिवार का औसत आयु बताइए। कुल आयु कैसे निकालते हैं? देखिएगा, कुल आयु निकालने का तरीका, 5 पुरुष है, पुरुष कितना है? 5, और औसत आयु कितना है इसका? 40। तो पुरुषों का संख्या 5 है और प्रत्येक औसत आयु 40 है, यानी प्रत्येक का आयु 40-40 है, तो पांचों का कुल आयु 5 गुना 40 हो जाएगा। महिलाएं कितनी है? 5, और इसका औसत आयु कितना है? 39, यानी कुल आयु 5 गुना 39 हो जाएगा। बच्चा कितना है? 4, और औसत आयु कितना है इसका? 15, तो 4 गुना 15 इसका कुल आयु हो जाएगा। ठीक है, 5 पुरुष 5 महिला 4 बच्चा, यही तो बोला है। 5 पुरुषों का औसत आयु 40 वर्ष, तो 5 गुना 40 पुरुषों का कुल आयु। 5 महिलाओं का औसत आयु 39 वर्ष, तो 5 गुना 39 महिलाओं का कुल आयु। तो यह हो गया पुरुषों का कुल आयु, महिलाओं का कुल आयु, बच्चों का कुल आयु। सबके कुल आयु को जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे तो सबका कुल आयु निकलेगा, और यह कुल आयु कितने व्यक्ति का हो गया? 5 पुरुष 5 महिला और 4 बच्चे, सब में बटेगा तो 14 लोग। 5 पुरुष 5 महिला और 4 बच्चे, यानी कितने व्यक्ति में बटेगा? 14। यानी यह जो टोटल है वो टोटल 14 भाग में आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, औसत तो ऐसे ही निकालते हैं। अब इधर वैल्यू हमारा कितना है? यह 40 गुने 5 यानी कि 200 है। या आपका 39 गुने 5 यानी कि कितना हो जाएगा? 195 होगा, क्योंकि देखिए 40 होता तो 200, एक कम है, तो 1 गुना 5 यानी 5 कम हो जाएगा, तो 195। और यह हो गया 15 चौके 60। सभी वैल्यू को आपस में अगर आप जोड़ते हैं तो 200 200 400, और यह आपका 55 455 हो जाएगा। जोड़ने वक्त भी ध्यान रखिएगा, जैसे इसको हम 200 माने तो 200 200 400, अब 5 ज़्यादा इसको लिए थे तो इसको 5 कम कर लिए, 55 दो 455, नीचे में कितना होगा? 14। 14 से भाग करिए, 14 तिया 42 होगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 35, 14 दूना 28। अब क्या बचेगा? 7 14 पंचे 70, 32.5। आंसर विकल्प सी। एक परिवार में 5 पुरुष 5 महिला 4 बच्चे।
एक व्यक्ति ने y वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 100 रुपये का निवेश किया। 2y वर्षों के बाद ब्याज इतना। तो हमें कुछ नहीं करना है। टाइम कितना दिया है यहाँ पे, 2y वर्ष दिया है, और ब्याज कितना है, 4x है। तो सिंपल जो ब्याज का फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर, तो ब्याज कितना है, 4x है, मूलधन गुने समय। मूलधन कितना है, बोला है कि 100 रुपये निवेश करता है, तो मूलधन हमारा 100 रुपये है, मूलधन गुने समय। समय कितना है, 2y वर्ष है, तो 2y लिखिए। और दर कितना है, दर है आपका 10%। तो मूलधन गुने समय गुने दर, और नीचे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही तो होता है। ब्याज कितना है, 4x, मूलधन कितना, x। यहाँ पे देख लीजिए, आगे देखिए, टाइम कितना दिया है, 2y, और रेट कितना, 10। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व आपका। जीरो से जीरो कटा, और भी देख लीजिए, x इधर भी, x इधर भी, x से x कट गया, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4 पंचे 20 बराबर, इधर क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, मतलब कि y का मान ही पूछा था, क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। y वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज के दर पर 100 रुपये निवेश किया। ठीक है, बोला यदि 2y वर्षों में, टाइम अब दिया 2y वर्ष, ब्याज कितना, 4x, मूलधन वही है, अब ब्याज इतना होता है कितने वर्ष में, 2y वर्ष में। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। इजी वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा दिए, कुछ नहीं किए बस। एक सोफा सेट 10,000 में खरीदा गया, 10% प्रति वर्ष के दर से मूल्य ह्रास होता है। 2 वर्ष के बाद इसका कीमत, देखिए इस क्वेश्चन का देख के आंसर आप कर सकते हैं कि 8100 होगा। कैसे, सोफा कितने का है, 10,000 का है, कितने का, यही 10,000 का है। बोला है कि 10% मूल्य ह्रास होता है। 10% मूल्य ह्रास करने का मतलब कि रेट हर साल 10% गिर जाता है, मतलब कितना रहता होगा इसका, हर साल मूल्य आपका 10% घट जाता होगा, यानी 90%। 90% यानी कि 9/10। तो 1 साल बाद जो भी कीमत होगा उसका 9/10। तो अभी जो भी कीमत है उसका 9/10 कीमत 1 साल बाद। 2 साल बाद कितना, तो फिर इसका एक बार और 9/10 कर लीजिए। 3 साल बाद कितना, तो फिर से एक बार 9/10 कर लीजिए। तो बोला है 2 वर्ष के बाद कितना, तो 2 बार 9/10। अब देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 9×81 गुने 100 कितना हो जाएगा, 8100। बस 10% का मान क्या होता है, 10% का मान 1/10 होता है, और ह्रास हो रहा है मूल्य में, यानी कि 1/10 की कमी, तो कमी का मतलब 9/10 हो जा रहा होगा। 1 साल में जो भी मूल्य होगा उसका 9/10, तो 2 साल में 2 बार 9/10 से गुना, 3 साल में 3 बार 9/10 से गुना। अगला सवाल देखिए, इसको सोल्व करने का तरीका यह कहता है ना कि आप इसको जो है, इसका जो पावर दे रखा है उसको पूर्णांक के रूप में लाने का प्रयास करिए। तो इसको देखिए, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव है, यानी किसी नंबर का पावर 5 करने पर यह वैल्यू आएगा। तो 3 का पावर 5 करने पर 243 आता है, तो चूंकि पॉइंट है तो 0.3 ले लेंगे। तो 0.3 का पावर अगर आप 5 करते हैं, 0.3 का पावर कितना करते हैं, इसका पावर अगर आप 5 करते हैं, तो आपका आ जाएगा वैल्यू कितना, 243। और 5 अंक के बाद दशमलव, पावर 5 है ना, तो 5 बार गुना करिएगा तो 5 अंक के बाद दशमलव। तो यह इसका मान हो गया, और इसका पावर ऑलरेडी आपका क्या दे रखा था, 0.6। छोड़ दीजिए इसको अपने जगह पर, प्लस आगे चलिए। इसको देखिए, 1 2 3 4, तो यह किसी का पावर 4 होगा, तो 256 होता है 4 का पावर 4। तो 4 का पावर 4 कर दिए, चूंकि यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव है, पावर 4 करेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव, चूंकि इसी वैल्यू का 4 बार गुना होता है। और इसका पहले से पावर क्या दे रखा है, 0.75। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। एक बात आप सबको पता है, बेस हमारा क्या है, 0.3 ही है, और यह भी पावर है और यह भी पावर है, तो पावर का आपस में गुना। तो 6×5 = 30, 1 अंक के बाद 6×5 = 1 अंक के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अंक के बाद आपका पॉइंट हो जाएगा। जब दोनों को गुना करिएगा, एक में पॉइंट है तो 3.0, यानी कि क्या हो जाएगा ये आपका 3। आप चाहे तो 3.0 भी ले सकते, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना। तो 6×5 = 30.1 अंक के बाद, प्लस आगे देख लीजिए, इधर हमारे पास क्या है, 0.4, और इसका पावर क्या दे रखा है, इसका पावर है आपका 4 भी 75 भी। तो 4 × 75 कितना होता है, 300। और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव 300 में भी डालेंगे, यानी कि 3 हो जाएगा, 3.00 यानी कि 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3, तो कर लीजिए। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, और क्यूब किए हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद है, तो 1 2 यहाँ पे 0 दीजिए, यह आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। प्लस आगे देखिए, 4 का क्यूब क्या होगा, 64, और 1 अंक के बाद दशमलव है, क्यूब किए हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक का ही है, तो यहाँ पे आप एक 0 दीजिए, यहाँ पॉइंट डालिए। अब इसको जोड़ लीजिए, 64 और 27 क्या हो जाएगा आपका, 91, यानी विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए, बहुत सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। देखो सभी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। इससे यह पता चलता है कि मॉडर्न पैटर्न क्या है। अभी क्या सवाल पूछ रहा है? दो संख्याओं का योग 14 है, अंतर 10 है, इनका गुणनफल बताइए। देखिए क्या करना है। दो संख्याओं का योग क्या है? 14 है, तो एक संख्या x माने दूसरा y माने, तो x प्लस वाई का मान 14 है। ठीक है। अंतर 10 का है, यानी x माइनस वाई का मान कितना है? 10 है। तो जब भी इस तरह से वैल्यू दे ना, कि एक्स प्लस वाई का मान दे, एक्स माइनस वाई का मान दे, ए प्लस बी का मान दे, ए माइनस बी का मान दे, एम प्लस एन का मान दे, ए माइनस एन का मान पूछे, ए माइनस एन का मान दे, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि अगर एक्स का मान निकालना होगा ना, तो एक्स देखिए दोनों जगह प्लस में है, तो इन दोनों के वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग, तो 14 10 24, 24 बट्टा 2 क्या होगा? 12 डायरेक्ट। और y का मान चाहिए, y कौन है जो एक जगह माइनस में है, तो इन दोनों को घटा करके 2 से भाग, बड़ी वैल्यू में से छोटी को घटाइए, 2 से भाग, तो 14 में से 10 घटाएंगे, 4 बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए ना, 12 2 14, 12 में से 2 घटाएंगे 10, तो एक्स वाई का मान कितना हो गया? 12 और 2। बोला इसका गुणनफल बताइए, तो 2 गुने 12 कितना? 24 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एलिगेशन से क्यों बनाओगे? इतना सिंपल तो मेथड है। चलो आगे चलिए। आप व्यंजक का मूल्यांकन करिए। यहाँ जो है ना चिन्ह आपका माइनस है, ठीक है। यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस है। अब कैलकुलेट करिए। तो आपको पता है बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट का क्रिया करते, स्मॉल ब्रैकेट का। तो यह हमारा स्मॉल ब्रैकेट है, इसमें पहले गुना होगा, तो 2 छक्के 12, 12 और 3 15, यह कितना वैल्यू दे दिया आपका? 15। अब यहाँ आइए, 60 में 15 से भाग करिए, क्या हो जाएगा? 4। और इधर 120 है, 120 में से 4 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 116। बस इजी सा सवाल था। बोर्ड मास में आपको क्या करना होता है कि पहले आपको क्रिया करना होता है ब्रैकेट्स का, और ब्रैकेट्स में से भी आपके पास 3 तरह का ब्रैकेट होता है, यह बड़ी ब्रैकेट, यह आपका मझली ब्रैकेट, और यह आपका स्मॉल ब्रैकेट। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट का। कभी कभी क्या होता है लाइन ब्रैकेट भी देता है, तो अगर लाइन ब्रैकेट है तो पहले लाइन ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल, फिर करली, फिर बड़ी ब्रैकेट। तो देखिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। ऑपरेटर में पहले क्या करते हैं? पहले भाग, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ प्लस और गुना दोनों है, तो पहले गुना, तो 6 दूना 12 3 15। अब इस पूरे का वैल्यू 15, 60 में 15 से भाग करेंगे, क्या होगा? 4। तो यहाँ तक का वैल्यू 4, 120 में से 4 माइनस करिए, 116। बस आगे देखिए अगला सवाल। एक दो अंकीय संख्या और उसके अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। एक दो अंक का संख्या है और उसे उसके अंकों का स्थान बदलिए, यानी इकाई के स्थान पे जो वैल्यू, उसको दाएं पे ले जाइए, दाएं वाला को इकाई पे ले जाइए, और फिर जो मूल संख्या है और बदलने पे जो संख्या मिल रहा है उसका अंतर कितना का? 36 का। संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? अब यहाँ अगर हमसे संख्या पूछता तो हम बाई ऑप्शन इसको कर लेते, लेकिन नहीं पूछा है, तो अब हम क्या करेंगे? हम संख्या बनाएंगे। तो संख्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। ठीक है, क्या होगा? 10x प्लस वाई। अंकों को बदलेंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, और अंतर अगर हम निकालेंगे तो 10y माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इस वजह से। और यह जो अंतर है इसमें, यह कितना का अंतर है? यह अंतर आपका 36 का है। रिपीट इसको कर लेते हैं हम। अगर अंकों को बदलेंगे तो संख्या क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स,
और इस संख्या में और इसमें अंतर कितना का है, 36 का है। ठीक है, समझिए एक बात जरा ध्यान से। जैसे कोई दो अंक का संख्या आपको बनाना हो, 17 दो अंक का संख्या है, तो दो अंक का संख्या कुछ ऐसे हम लोग बनाते हैं, इकाई अंक में गुना करते हैं एक से, तो 7 गुना हम एक करेंगे। ठीक है, और प्लस अगर दहाई से हम शुरुआत करें पहले, तो दहाई अंक में 10 से गुना, तो दहाई अंक एक है हमारा, तो एक में हम गुना करेंगे 10 से और फिर लिखेंगे प्लस। और इकाई अंक में कितना से गुना करते हैं, इकाई अंक में एक से, तो एक गुना 10 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। अगर दो अंक का संख्या 83 है, तो दरअसल क्या हो रहा है, जो दहाई अंक है 8 उसमें हम गुना करेंगे 10 से, और प्लस जो इकाई अंक 3 है उसमें हम गुना करेंगे कितना से, 1 से, तो 3 एकम क्या रह जाएगा 3। तो अगर हम यहाँ पे मान ले कि जो संख्या उसका दहाई अंक x है और इकाई अंक y है, तो संख्या हम कैसे बना सकते हैं, तो संख्या ये तो x y का गुणनफल हो जाएगा ना, संख्या कैसे बनाएंगे, तो दहाई में गुना कर लीजिए 10 से, तो 10x हो जाएगा, और प्लस इकाई में 1 से, तो y में 1 से गुना करेंगे तो y 10x प्लस y हो गया। अब अंकों को बदलेंगे, इसका मतलब है कि हमें दहाई के स्थान पे y लेना है, इकाई के स्थान पे x। तो अब आपका संख्या क्या होगा, दहाई के स्थान पर y है तो 10 गुना y 10y हो जाएगा, और प्लस इकाई के स्थान पर x है तो x हो जाएगा, यही तो होगा। तो पहले संख्या इतना था, अंकों को बदलेंगे तो संख्या इतना, और इन दोनों में अंतर कितना का, 36 का। समझ पा रहे इस बात को, ठीक है। अब कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो यह हो गया 10x प्लस वाई, और माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, तो -10y और माइनस क्या हो जाएगा -x, और यह वैल्यू इसके बराबर 36 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर। कैलकुलेट करिए, 10x में से x घटाएंगे तो क्या होगा, ये आपका 9x होगा, और -10y में से -10y घटाएंगे तो क्या होगा, -9y होगा, और यह वैल्यू किसके बराबर, यह वैल्यू 36 के बराबर। बाएं से दाएं प्रत्येक में 9 से भाग करिए, तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। प्रत्येक 9 से कटने वाला है तो काट लीजिए, 9 से काटेंगे x, 9 से काटेंगे y, 9 से काटेंगे 4, यानी x माइनस वाई का मान कितना, 4। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दो अंकों की संख्या जब भी बनाना होगा, इकाई अंक जो भी लीजिएगा उसमें 1 से गुना, दहाई अंक में 10 से गुना। ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, देखिए 25% अधिक है तो लिखेंगे 25, और अधिक है तो 100 में जोड़ करके वैल्यू नीचे लिखेंगे। परसेंटेज के लिए हम गुना कर लेते हैं 100 से, सोल्व करिए। 25 से काटिएगा, 25 पंचे 125, 5 से काटिएगा कितना हो जाएगा 20, तो हमारा आंसर 20% हो जाएगा, विकल्प सी। अगर हम इसको बेसिक से बनाए तो क्या बोला है, ए बी से 25% अधिक है, ए क्या है, बी से 25% अधिक है, इसका मतलब बी अगर हमारा 100% है तो ए हो जाएगा 125%। क्वेश्चन के अनुसार यही है, ए बी से 25% अधिक, यानी बी से, तो जिससे बोलेगा उसको हम 100 मानेंगे, तो बी को 100 मान लिए, इससे 25% अधिक यानी 125 हो गया। अब बोला है बी ए से कितना परसेंट कम है, तो बी के बारे में बताइए कि ए से कम कितना है 25, और किससे कम पूछ रहा है, ए से ना, तो नीचे में ए का वैल्यू हो जाएगा, परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से। यह आपका बेसिक तरीका हो गया। अब यह वाला तरीका क्या है कि जितना अधिक बोलेगा बस जो न्यूमेरिकल होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और अधिक बोलेगा तो 100 में जोड़ करके नीचे, और कम बोलता तो 100 में से इसको घटा करके नीचे, परसेंटेज के लिए गुना करते 100 से। यानी इसी को देखेंगे कि ये जो न्यूमेरिकल है यह अधिक है कि कम है, अधिक होगा तो 100 में जोड़ कर यही वैल्यू नीचे, और यह न्यूमेरिकल अगर कम होगा तो 100 में घटा करके नीचे। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:11 है, संख्याओं के बीच का अंतर 81 है, छोटी संख्या बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 2:11 का अनुपात, ठीक है, यह दो संख्याओं का आपका रेशियो हो गया 2:11 का। बोला है संख्याओं के बीच 81 का अंतर, संख्याओं के बीच कितना का अंतर, 81 का। यहाँ बताइए तो संख्याओं के बीच कितना का अंतर होगा अनुपात में, एक दो है, एक 11 है, 9 का अंतर, तो 81 अनुपात 9 का मान हो गया। हमें क्या चाहिए, छोटी संख्या, यानी अनुपात 2 का मान, तो 2 से गुना, जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना, 9 दूना 18, आंसर विकल्प ए हो जाएगा। क्या दिया है, दोनों के बीच का अंतर, अंतर यहाँ कितना का होगा 2 और 11 में, अंतर बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो 11 में से 2 घटाइए 9 का, यानी 81 अनुपात 9 के बराबर। हमने निकालना है छोटी संख्या यानी अनुपात 2 का मान, तो 2 से गुना, दोनों का योग पूछता तो 13 का मान निकालते, बड़ी संख्या पूछता तो 11 का मान निकालते, जिसका मान निकालना होगा उससे गुना कर लेंगे। तो यह जो सेट था आपका बीएसएससी क्षेत्र सहायक परीक्षा 2025 का, इसके सभी मैथ के क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कर लिए।